नमस्कार, स्टॉक टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले आज की खास खबरें। कल एक्सपायरी से पहले बाजार में दबाव, दिग्गज संभले लेकिन मझौले शेयरों की फिर पिटाई। बाजार की नजर अब कल होने वाली एक्सपायरी पर। सीएनबीसी आवाज ब्रोकर्स पोल के मुताबिक 6100 से 6150 के बीच हो सकती है एक्सपायरी। और टाटा मोटर्स ने पेश किए उम्मीद से बेहतर नतीजे, कंसोलिडेटेड मुनाफा 4000 के करीब पहुंचा। और रुपए की कमजोरी और बढ़ी, 11 महीने के निचले स्तर पर रुपया दिखा, डॉलर का भाव 56 रुपए के पार। भारतीय बाजारों में आज हमने देखा एक सीमित दायरे में ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। सुबह में कुछ मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी। एक्सपायरी के पहले बाजार वॉलेटाइल था लेकिन ज्यादा स्विंग नहीं देखा गया है। फ्लैटिश टू हल्की गिरावट देखने को मिली। 6.7 पॉइंट का नुकसान निफ्टी पर। सेंसेक्स 13 पॉइंट कमजोर था लेकिन 6100 के ऊपर ये होल्ड कर पाने में कामयाब है, वो एक पॉजिटिव साइन है। मिड कैप इंडेक्स भी आप देखें, यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली का भारा है, करीब 50 पॉइंट तक की गिरावट। एक्शन कहाँ पर था? सन फार्मा का काउंटर यहाँ पर हमने देखा है लगातार तेजी में दिखा है कुछ दिनों से। आज फिर खरीदारी का मूड बना। कल नंबर्स और बोनस 1:1 अनाउंस होने के बाद आज फिर जोश देखा गया, 7% ये भागा। लुपिन, सिप्ला जैसे काउंटर्स थे। हालांकि सिप्ला के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं और वहां पर कुछ इतना खास एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन एंटिसिपेशन में लोगों ने खरीदारी जरूर की। टाटा मोटर्स नंबर्स यहां पर भी बाजार बंद होने के बाद आए। हालांकि यहां पर हमने देखा 4000 करोड़ का मुनाफा कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी ने पेश किया है। स्टॉक आज काफी चुस्त था, 2.5% की तेजी। हीरो मोटोकॉर्प कल 7% भागने के बाद आज फिर 2.5% भागा। हालांकि मेटल्स की चमक फीकी पड़ी। टाटा स्टील, जिंदल स्टील, सेसागुआ जैसे काउंटर्स में प्रेशर था। बैंकिंग काउंटर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ट्रेडर्स का आजकल। यहाँ पर मुनाफा वसूली आज फिर हावी थी। 1% का नुकसान पीएनबी, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई ने दिखाया। रियल एस्टेट काउंटर्स भी कमजोर थे। डीएलएफ नंबर्स के बाद फिर फिसलता हुआ 7% टूटा है। एचडीआईएल माफ कीजिएगा। वहीं डीएलएफ में 1.5% तक की गिरावट और यूनिटेक में भी 4% तक का नुकसान। ऑफ कोर्स निफ्टी में सेल साइड की पोजीशंस जेपी एसोसिएट्स, रैनबैक्सी, ग्रासिम जैसे काउंटर्स में दिखी और साथ ही साथ ओएफएस के चलते सन टीवी हरकत में रहा। इसके नंबर्स अच्छे थे सब्सक्रिप्शन के लिहाज से। जेपी इंफ्रा में हालांकि 9.5% की गिरावट दिखी। कल एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। ऑफर फॉर सेल के चलते कई कंपनियों के ऑफर फॉर सेल्स आएंगे। एसआर शिपिंग, पोर्ट, नोवाटिस, सेंट गोबेन, इन सब में आज हमने देखा आज कुछ एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दी। एस्ट्राजेनेका एक और स्टॉक जहाँ पर वो 567 के आसपास ओएफएस की प्राइस सेटल फिक्स होती हुई दिखाई दी। स्टॉक आज फिर पुल बैक दिखाने में कामयाब, 19% भागा। वॉकहार्ट, अदानी पावर जैसे काउंटर्स में आज काफी बिकवाली थी। बाजार की चाल यहां से आगे कैसे रहेगी और खासतौर से कल की क्रूशियल एक्सपायरी के दिन क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एसपीएस सिक्योरिटीज के शरद अवस्थी हमारे साथ है। शरद, स्वागत है आपका। मार्केट ऑफ कोर्स आज कुछ हल्के से टेंटर हुक्स पर दिखा है। एक्सपायरी के पहले वॉलेटिलिटी थी, सेल साइड की पोजीशंस एक्टिव हुई है। आपने कैसे मैप किया है आज के ट्रेड को और एक्सपायरी लार्जली आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? इन्हीं लेवल्स पर होगी 6100 के ऊपर? जी आइडियली इन्हीं लेवल्स के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि जो भी नतीजे आए हैं, जिस टाइप का न्यूज़ फ्लो लार्ज कैप्स में, फ्रंटलाइन स्टॉक्स में है, यहाँ से कोई खास वीकनेस होती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। टाटा मोटर्स के नतीजे भी रिजल्ट से बेहतर आए हैं, वो कल थोड़ा सा सपोर्ट करेगा बाज़ारों को। रिलायंस में जिस टाइप की न्यूज़ आ रही है वो पॉजिटिव है। तो ये दो हेवी वेट काउंटर्स हैं। बैंक्स में अक्रॉस द बोर्ड तो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन एचडीएफसी वगैरह जैसे काउंटर्स है जिनमें कोई खास वीकनेस नहीं आ रही। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई ट्रिगर कल तक में इंटरनेशनली भी कोई खास न्यूज़ अभी तक आने वाली नहीं है, कोई मैक्रो डेटा जिसकी वजह से कोई नेगेटिव इफेक्ट हो। तो मुझे लगता है कल एक्सपायरी के दिन भी बाजार लगभग इन्हीं रेंज के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए। लेकिन शरद, यहाँ से आगे का रेंज कैसा दिखेगा? खासतौर से हमने देखा है कि पोजीशंस 6100 के आसपास जुड़ती हुई दिखाई दी है। पॉजिटिव अंडरलाइंग रुझान है। क्या दायरा आप जून सीरीज के लिए तय होता देखेंगे? मुझे लगता है पॉजिटिव बायस ही रहना चाहिए और जून ऑनवर्ड्स ग्रेजुअली जो मैक्रो लेवल के डेटाज हैं वहाँ पे भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी अब नज़र आनी चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट से जो हमारी उम्मीदें थी लगभग अक्रॉस द बोर्ड नतीजों में इंप्रूवमेंट दिखी है। बैंक्स में खास करके एनपीएस के लेवल पे इंप्रूवमेंट दिखी है और ज़्यादातर कंपनीज की बॉटम लाइन लेवल पे इंप्रूवमेंट दिखी है।
तो मुझे लगता है अब इसकी डिस्काउंटिंग होगी और FY15 तक रोल भी होगा, तो मुझे लगता है इन लेवल से अब अच्छी खासी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। जून में पर्टिकुलरली हमें लगता है यहाँ से और 4 से 5% की और मूवमेंट बाज़ारों में पॉसिबल है। ओके, 4 से 5% तक की मूवमेंट की संभावना है, लेकिन हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों से इंटरेस्ट सेंसिटिव्स में बिल्कुल भी खरीदारी नहीं हो रही। इनफैक्ट बैंक निफ्टी लगातार प्रेशर में ही दिखा है। क्या आप सर्कुलेशन देख रहे हैं, कुछ चर्निंग हो रही है, क्या हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कुछ स्टॉक्स में थोड़ा रनअप काफ़ी स्पीडी आ गया था, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है रेट सेंसिटिव में। बट मुझे लगता है बैंक्स में खास करके, रियल एस्टेट तो मैं अभी भी अवॉइड करूँगा। ऑटोज़ में मारुति और M&M में शार्प रनअप आ गया है, तो वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़े से वहाँ पे तो कंफर्ट नहीं है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो इन स्टोरीज में और टाटा मोटर्स आज के रिजल्ट्स के बाद मुझे लगता है इन तीनों स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी मूवमेंट रहनी चाहिए। तो अगली सीरीज़ में आपको खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे PNB, SBI और ऑटो स्टॉक्स जैसे टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, इनमें अच्छी मूवमेंट मिलनी चाहिए। देख लेते हैं बाजार के दूसरे जानकारों की क्या राय बन रही है मार्केट्स पर अब। Liquidity driven markets always concern me because something might happen which will change that mood and a risk off trade comes. And with $2 to $3 billion of equity issuance, as you rightly mentioned, coming in the next month, any risk off trade globally, I think we could see this market move down quite sharply. And that's my expectation, actually. I mean, it's been held up by a number of factors, but it's been global rather than local. And I think that's my concern. I think the other concern as well is the rupee, which continues to depreciate at some point. सेक्टर्स जिनकी वैल्यूएशन अभी काफ़ी आसमान छू रहे हैं, तो उस किस्म के सेक्टर्स में ही आप बिक्री के पहले दौर देख पाएंगे। मिसाल के तौर पे FMCG एक है, फार्मा में भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन काफ़ी ऊंचे हो चुके हैं। IT में एक ही तो दिग्गज राजा है, तो TCS हो, उसमें भी आप एक किस्म की बिक्री देख सकते हैं। और ऑटो जो क्षेत्र जो था, तो मुझे लगता है उसमें भी अगर मिली जुली नंबर फ्लो जो रहते हैं, तो शायद उनमें भी एक आप बिक्री के दौर देख सकते हैं। बाकी के सभी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो उछाल उतना आया भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग आउट हो जाएगा। लेकिन ये जो क्षेत्र की बात मैंने की है, उनमें मुझे लगता है बहाव जो है वो काफी एब्जॉर्ब हो चुका है, तो सेल ऑफ उनमें आने की संभावना सबसे ज्यादा है। आज आप जैसे टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, और टाटा मोटर्स के जो नंबर्स आए हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर 4000 करोड़ तक का इन्होंने मुनाफा पेश किया है। आप इन नंबर्स को कैसे रेट करेंगे, और कल कितना एक्शन फिर उस लिहाज से इस स्टॉक में देखने की उम्मीद की जाए, क्योंकि रन अप रहा है इस काउंटर में पिछले 2 दिनों में? जी बिल्कुल रन अप रहा है, और मुझे लगता है जिस तरीके की मार्जिन्स JLR की इन्होंने रिपोर्ट की है रुपी टर्म्स में खास करके 16% के आसपास, तो वो बाज़ार को काफ़ी सूटेबल लगेगा, क्योंकि वही एक्सपेक्टेशन थी। तो मुझे लगता है यहाँ से और 3-4% की रन अप आपको इन लेवल्स पे मिलनी चाहिए। हमारे हिसाब से इसकी फेयर प्राइस लगभग 350 के आसपास होनी चाहिए 15 के नंबर्स पे, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड में कोई खास रिकवरी अभी तक नज़र नहीं आ रही है, और जैसे जैसे वो रिकवरी और कंट्रीब्यूट करती है, मुझे लगता है काफ़ी स्कोप बनता है स्टॉक में यहाँ से फर्दर री-रेटिंग। साथ ही शरद, यहाँ पर कंस्ट्रिंग हमने देखा है टाइम एंड अगेन OFS के चलते ये चिंता बनी हुई है कि लिक्विडिटी का क्या इम्पैक्ट रहेगा। कल के दिन के लिहाज से मैं समझना चाहूँगी 5-6 कंपनियां हैं जिनके ऑफर फॉर सेल रहेंगे मार्केट में, जो खुल रहे हैं। एक्सपायरी का दिन है, तो किस तरह का के एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए ट्रेडर्स को, और क्या ठीक होगा ये कहना कि लिक्विडिटी शायद सैप नहीं होगी, वो बुलिश मूव्स और पैसा लगातार बनता रहेगा, आता रहेगा? जी मुझे लगता है जिस तरीके के इन्फ्लोज हम लगातार देख रहे हैं बिना किसी मेजर डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन के, मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आता कि OFS के बावजूद आपके टोटल वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा। और ज़्यादातर एक्शन स्पेसिफिकली F&O रोल ओवर की वजह से उन स्क्रिप्ट्स में रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वॉल्यूम्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक्सपायरी की वजह से जो इनहिबिटेड वॉलेटिलिटी आपको मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिलेगी, लेकिन OFS की वजह से मुझे नहीं लगता कि टोटल वॉल्यूम्स पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। फेयर इनफ, तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे सकता है। लेकिन फार्मा एक पॉकेट है जहाँ पर हम देख रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पर काफ़ी खबरों का फ्लो। सन फार्मा पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। आज के मूव के बाद क्या भी स्कोप है लोगों को
इस स्टॉक में खरीदारी करने का, या फिर अब थोड़ा बहुत महंगा लगने लगा है? नहीं, मुझे तो देखिए 800 साढ़े 800 रुपये के लेवल से ही महंगा लग रहा है, लेकिन स्टॉक में जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो रहा है और जिस तरीके की इंप्रूवमेंट रही है, लगातार स्टॉक में मूवमेंट बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे बाज़ार पूरी तरीके से सारे पॉजिटिव्स को प्राइस इन कर रहा है और यहाँ से और ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद मुझे बहुत कम नज़र आती है। और अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि इतनी ओवर प्राइसिंग के बाद ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए और कुछ भी नेगेटिव आए और उसके बाद आप एक लगातार करेक्शन देखें स्टॉक में। मुझे लगता है सीवियरली ओवर प्राइस्ड है ये स्टॉक इन वैल्यूएशंस पे। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आपको बताएंगे शरद कि इस समय फिर पैसा कहां पर लगाएंगे तो बेहतर रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई देंगे। टॉप स्टॉक्स आपके लिए हाजिर करेंगे आगे। आप देख रहे हैं स्टॉक टॉक्स NBC आवाज पर। आज भारतीय बाजारों में फिर भारी भरकम बिकवाली का भार देखने को मिला। 450 पॉइंट टूटा है सेंसेक्स। निफ्टी फिर 6000 के नीचे जाकर टिका। ऐसी स्थिति में यहां से आगे माहौल कैसा रहेगा, निवेश के मौके ढूंढने चाहिए या नहीं, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं बाजार के जानकार। The Indian market is not hot because positions are extremely light in Indian markets. There is absolutely virtually nil domestic participation, whether by retail or by financial institutions. It's the foreigners who are supplying the money and, building out this party. And, I think it'll continue. I think markets tend to sell off when they get extremely leveraged or extremely buoyant in terms of sentiment. And I don't see that happening. I see global money still finding attractive returns in India. So I think, yes, the market will get better. Individual stocks will get better. To me, it's disastrous that the rupee goes back to 57. It just shows an economy spinning out of control. But, what is my alternative? I think cash is, by central bankers across the world, has made cash probably the worst possible asset that you can hold. And given my negative view on real estate and gold, equities is a good option. You ask me what keeps me up at night, is the rupee depreciating. I think it's actually a very bad sign for us. What the market has been doing for the last 2 to 3 weeks is just consolidating that gain, just digesting that gain. And if this consolidation stays on for another few trading sessions, it would actually be healthy from a bigger picture perspective. From a near-term point of view, I think a very tight 100-point range has been applicable in the last 3 or 4 trading sessions. 6,020 on the downside and 6,120 on the upside, and 6,120 happens to be an important resistance. The Nifty has to move towards its lifetime high of 6350, then banking is going to lead it. You have to stay into banking, you have to buy into private banking stocks that are looking the strongest at this point of time. So, names like HDFC Bank, Yes Bank, Axis, ICICI, I think all of them have excellent setups. और आज की भारी भरकम बिकवाली के बाद देख लेते हैं ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है, निफ्टी की क्या स्ट्रैटेजी सुझाई जा रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुणाल सराव की किराए से। कुणाल सराव की सेल साइड की पोजीशन ही सजेस्ट करें। 5940 का टारगेट, 6050 स्टॉप लॉस का काम करेगा। जेके दोषी व्यू पॉइंट के जेके दोषी का मानना है आप निफ्टी में बिकवाली करें। 5860 टारगेट दे रहे हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पर 6040 का। वहीं राकेश बंसल भी मानते हैं कि और टूट सकता है बाजार। 5882 का टारगेट यहाँ पर आप लेकर चलेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 6065 पर, यानी कि फिर बायस बिकवाली का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही पैसा बनाएगा, तो कहां पर आप इस समय पैसा लगाएं, ये जानेंगे टॉप स्टॉक्स में। और पहली पसंद विनोद जी ने आज ली है वो है PNG। बताइए विनोद जी, क्यों चुना है आपने ये काउंटर और किस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे? काफ़ी दिनों के एक अरसे के बाद मैंने एक कंजर्वेटिव स्टॉक चुना है PNG, और ये स्टॉक इसलिए चुना है कि अगर हम 5 साल का जायजा लें, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, तो उसके अंदर 170% का रिटर्न FMCG स्टॉक्स ने दिया है, जबकि सूचकांक वहीं का वहीं है। तो ऐसे वक्त के अंदर PNG भारतीय बाजारों के अंदर बहुत ही पिद्दी है, एक पिग्मी है। हिंदुस्तान लीवर के मुकाबले हिंदुस्तान लीवर जायंट है और उसका महज 5% हिस्सा PNG इंडिया में है, जबकि ग्लोबली PNG हिंदुस्तान यूनिलीवर से बड़ी कंपनी है और रिसर्च बेस्ड कंपनी है।
प्रोडक्ट बेहतर प्रोडक्ट हैं। जो प्रोडक्ट एक बार इंट्रोड्यूस करता है उसमें लीडर बन जाता है तुरंत। तो उस दृष्टि को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी कुछ ग्रो करने की बात है। अब आज के डेट में आप पूछेंगे कि एक ऐसा स्टॉक जो 42% पे मिल रहा है, 42 टाइम्स अपने अर्निंग्स का कोट कर रहा है, आप क्यों इस वक्त रिकमेंड कर रहे हैं? कारण 3 हैं। उनके जो ग्लोबल सीईओ हैं वो चेंज हो गए हैं। 2000 से 2009 में जो लीडर थे लाफले, उनको वापस लाया गया है। दूसरी बात, अगले महीने में इनका टूथपेस्ट लॉन्च होगा और ये इनका प्रोडक्ट सुपीरियर होता है बाकी अन्य चीज़ों से, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी इनको सफलता मिलेगी। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लोबली जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर या अपनी मार्केट के अंदर जहाँ पे उनको अच्छा खासा हिस्सा मिलता है उसमें अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, शेयर होल्डिंग को और कम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर इनका जो अटेंशन अभी तक कम था वो और बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो उस दृष्टि से जीएसके ने दिया हो या हिंदुस्तान लीवर ने जो अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो अपने ओपन ऑफर दिए हों, उसके तहत भी अट्रैक्टिवनेस यहाँ पे बढ़ गई है। और मेरा ये मानना है कि आगे चलते अगले 2 सालों में इनका भी कुछ इसी तरह का ऑफर आ सकता है जो आपको बेहतर रिटर्न्स दे सकता है। पर क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल में 30% का कंपाउंडेड रिटर्न शेयरहोल्डर्स को दिया है, मैं बहुत ही कंजर्वेटिव बोलता हूं कि अगले 2 साल में प्रतिवर्ष आपको 15% रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, तो ये है फिलहाल कॉल पीएनजी पर 15% तक के रिटर्न्स की उम्मीद आने वाले समय में। जी एंटरटेनमेंट आपकी अगली पिक है, यहाँ पर आप किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये हर्षदा जी पुरानी पिक है और हमारे जो आवाज़ के जो दर्शक हैं वो इस स्टॉक से काफ़ी वाकिफ भी होंगे, कई बार मैंने रिकमेंड किया है। अभी ये स्टॉक ऊपर की सैर करके वापस करीब आ गया 225 रुपये पे, और ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे ये इमीडिएटली रुक जाएगा। हो सकता है ये नीचे अपनी चहलकदमी करता हुआ हो सकता है 210 या 205 रुपये तक पहुँच जाए। तो एक आम निवेशक इसमें एक्यूमुलेट करे, करंट भाव से लेके 200 रुपये तक का आप अपना जगह रखिए, इसको एवरेज कीजिए। ये स्टॉक क्यों पसंद है? सीधी बात है, ये इंडस्ट्री से बेहतर ग्रो करता है। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का जो ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री से करीब करीब दुगना है। जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, कम से कम एक अकेला एक ऐसा तबका है जो अच्छा काम कर रहा है और वो सरकार ने अच्छे रूल्स लेके आए हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। तो उससे जो तीसरे और चौथे चरण आएंगे डिजिटलाइजेशन के, जो अगले 2 साल में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो इनके अंदर बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो स्टॉक है अगर 1 साल का जायजा लें तो करीब 270 रुपये का टारगेट, जो अगर आप एवरेज करें यहाँ से लेके 200 तक नीचे, तो आपको 30% का रिटर्न बैठ जाता है। लंबी समय के लिए होल्ड करेंगे तो और बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का टाइम देंगे तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। एड रेट्स वैसे भी इन कंपनियों के लिए कुछ बेहतर होने की संभावना मैनेजमेंट ने पहले भी जताई थी। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपके सवालों का जवाब देंगे। आप देख रहे हैं स्टॉक टॉक्स एमबीसी आवाज पर, और अब आपके सवालों का जवाब देने की बारी। और आज हमारे साथ है शरद अवस्थी आपकी मदद के लिए। हर्ष पटेल लाइन पर है अहमदाबाद से। हर्ष नमस्कार, पूछे। नमस्कार, मेरे पास सन फार्मा के 75 शेयर हैं 700 रुपए के एवरेज प्राइस पे। तो अभी मैं उसको होल्ड करूं या निकल जाऊं, या तो फिर एक्स बोनस होता है तब तक उसका इंतजार करूं? क्या कॉल रहेगा? 1:1 के बोनस अनाउंसमेंट के बाद काफी ज्यादा एंथुजियाज्म आया है। आपने कहा 800 पर ही आपको ये ओवरवैल्यूड लग रहा था, इनकी अच्छी खासी कमाई हुई है, तो इनको होल्ड करना चाहिए या फिर आप कहेंगे अभी मुनाफा कर ले जाएं? नहीं, मुझे लगता है बोनस से कंपनी के फंडामेंटल्स पे कोई चेंज नहीं होता, बारिंग इसके कि जो नंबर ऑफ शेयर्स की फ्लोट है वो चेंज होती है। तो आपको बोनस के लिए वेट करने की मुझे तो इस वैल्यूएशन पे कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती। अगर कोई कंपनी M&A अनाउंस भी करती है तो उसको इंटीग्रेट करके उसका इफेक्ट आते आते काफ़ी वक्त लगेगा। इन वैल्यूएशन पे मुझे स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है। मुझे लगता है इन्हें एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके, तो कुछ मुनाफा वसूली आप कर लें तो बेहतर रहेगा। 300 रुपये प्रति शेयर, इनफैक्ट उससे ज़्यादा की आपकी कमाई हाथ में है। समिता लाइन पर है मुंबई से, पूछे समिता। हाँ मैडम, मेरे पास HDFC के 1580 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 71 रुपीज। ये एक्चुअली मेरे क्वांटिटी ऐसे हो गई कि मैंने एवरेज करके मेरी ये क्वांटिटी हो गई है। ओके, तो अभी हाँ, आज भी उसका जो रिजल्ट आया वो भी एकदम खराब आ गया है। तो अभी क्या करना चाहिए मेरे को? मीन्स क्या मेरे को बहुत ये हो रहा है, मीन्स अभी टेंशन हो रहा है कि कितना वो और नीचे जा सकता है, और क्या होल्ड करूँ, क्या उससे एग्जिट कर जाऊँ, क्या ऐसे?
शरद, नंबर से फिर डिसअपॉइंटमेंट और स्टॉक 7% टूटा। 70-71 का खरीदा हुआ शेयर 50 भी नहीं टिक पा रहा है, अब क्या करना चाहिए? जी, मुझे लगता है एक बार ही निकल जाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि रियल एस्टेट स्टॉक्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स के बेसिस पे ना देखें तो बेटर होगा, क्योंकि एंट्रेंसिक वैल्यू की स्टोरीज होती हैं और थोड़ी लंपीनेस तो रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स में रहनी चाहिए। यहाँ लंपीनेस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वन टाइम प्रोविजनिंग वगैरह इन्होंने इस साल की है। बट मुझे फिर भी लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं और मुझे नहीं लगता कि इन लेवल्स पे भी आपको होल्ड करना चाहिए। बेटर है आप इसमें से एग्जिट करके कोई और ऐसी स्टोरी लें जो सीवियरली अंडर वैल्यूड हो। रियल एस्टेट स्पेस में अगर आपको अंडर वैल्यूएशन प्ले करनी है तो हमें लगता है भारतीय इंटरनेशनल एक डिसेंट बेट है इन वैल्यूएशंस पे, जहाँ पे बैंगलोर बेस्ड प्रॉपर्टी मार्केट को आप प्ले कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप शिफ्ट करके उसमें डाल लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू HDIL। तो क्विट करने की सलाह यहाँ पर HDIL से। प्रकाश कुमार हमारे साथ हैं बेगूसराय से। पूछे प्रकाश। हाँ मैम, मैं प्रकाश कुमार बेगूसराय से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैडम मेरे पास इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के 100 शेयर है मैम, 680 रुपए के दर से खरीदे हुए आज से 3 साल पहले जब मार्केट ठीक था। और इंडिया बुल्स फाइनेंस के भी मैडम 100 शेयर है, दोनों एक ही कंसर्न थे, इसलिए मैं दोनों सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आपके एडवाइस से मैम। तो इंडिया बुल्स फाइनेंस में क्या पैसा बन रहा है, किस लेवल पर आपने लिया? वो भी मैडम 650 रुपीज का लिया हुआ है मैम। आपने मुनाफा वसूली क्यों नहीं की सर स्टॉक में? 680 का खरीदा हुआ तो 77-80 पर आ गया, अब क्या कर रहे हैं? 600 रुपए आपने गंवाए हैं इसमें। हाँ मैडम गंवाया है मैडम, एक्चुअली मैं सोचा कि कभी न कभी कुछ होगा मैडम, लॉस में नहीं बेचना नहीं था, इस चक्कर में मैडम। अब गलती हुई है, अब इसे सुधारना तो जरूरी है। शरद, क्या कॉल रहेगा आपका? ये मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स में से एग्जिट कर जाना चाहिए और ये एक्चुअल में रिटेल और इंडियन इन्वेस्टर्स या अक्रॉस द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम है कि लॉस हम अब नॉर्मल देखते हैं और प्रॉफिट 10-20% में हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है बिल्कुल आपको निकल जाना चाहिए। इन वैल्यूएशंस पे भी कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड मुझे दिखाई नहीं देती इन दोनों स्टॉक्स में। इनमें से निकल के आप कोई फ्रंट लाइन या कोई क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स में शिफ्ट करें जहाँ अर्निंग पोटेंशियल वगैरह हो। ओके, तो क्विट करें क्योंकि कोई मतलब नहीं है इन स्टॉक्स में बने रहना, कंसिडरिंग इतना नुकसान आपको हो गया है, तो एग्जिट ही करें। विकास गोयल का सवाल लेते हैं, दिल्ली से लाइन पर है। पूछे विकास। हेलो जी विकास बताइए। हाँ मैम, मेरे पास जेपी एसोसिएट्स की होल्डिंग है, 300 शेयर है, 72 रुपए के लिए हुए हैं और ये मेरे पास काफी पुरानी होल्डिंग है। ओके, तो मैं आज की डेट में जानना चाहता हूं कि इसका शेयर का क्या वैल्यू जा सकती है, मतलब क्या लॉन्ग रन में इसको रखना ठीक है या इसको निकाल देना चाहिए? 72 का है खरीदा हुआ ये शेयर। क्या सलाह होगी आपकी इसमें? देखिए, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप SOTP एम्प्लॉय करें और इनके सारे एसेट्स वगैरह को वैल्यू करें और डेट उसमें से एडजस्ट करें, जो करीब डेट इनका 54,000 करोड़ के आसपास है, तो मुझे लगता है फेयर वैल्यू लगभग 90 रुपए के आसपास इस स्टॉक की है। तो अगर आप सवा साल के पर्सपेक्टिव से रखना चाहते हैं तो 90 रुपए के आसपास की वैल्यूएशन मिले तो आप एग्जिट कर जाएं। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है जिस तरीके से F1 का ट्रैक वगैरह भी तैयार हुआ, उसके आसपास की एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी वगैरह भी है, मोनेटाइजेशन का स्कोप काफ़ी बड़ा है इस कंपनी में। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं 3 से 5 साल, क्योंकि 54,000 करोड़ की डेट को रैशनलाइज करने में इन्हें काफ़ी वक्त लगेगा, अगर आप 3 से 5 साल होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है एक मल्टीबैगर होने का उस टाइम फ्रेम में। अगर आपका छोटा टाइम फ्रेम है तो मेरे हिसाब से 85-90 रुपए के आसपास आपको मिले एग्जिट पॉइंट तो निकल जाना चाहिए। इस लेवल पे घबरा के या जल्दबाजी करके बेचने की कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आती। जाने से पहले ONGC एक और स्टॉक रहेगा रेडार पर, कंसिडरिंग नतीजे जो आए हैं उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। शरद, 5,593 करोड़ का मुनाफा हम उम्मीद कर रहे थे आएगा। कंपनी ने जो पोस्ट किया है वो 3,388 का है, यानी कि वेल बिलो एक्सपेक्टेशन है वो प्रॉफिट का आंकड़ा। टोटल इनकम के फ्रंट पर 21,830 का फिगर, 20,880 करोड़ का हम उम्मीद कर रहे थे। प्रॉफिट क्योंकि बिल्कुल भी मीट नहीं कर पाया एक्सपेक्टेशंस को, क्या आपको लग रहा है पिटाई होगी, कल के लिए तैयारी होनी चाहिए स्टॉक को बेचने की? जी, मुझे डिटेल्स देखनी पड़ेंगी क्योंकि टॉप लाइन के लेवल पे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, तो बॉटम लाइन के लेवल पे वो बॉयल डाउन होने की कोई वन टाइम इफेक्ट अगर होगी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई इफेक्ट आएगा। और ONGC जैसे स्टॉक में बहुत बड़ी कोई नेगेटिविटी आनी नहीं चाहिए। हालांकि स्टेटस को वैल्यूएशंस अगर आप पकड़ें और समझें कि
डीरेगुलेशन या बहुत बड़ा कोई बेनिफिट इनको नहीं होगा या गैस वगैरह की प्राइसेस नहीं बढ़ाई जाएंगी, तो 320-30 लगभग स्टॉक फेयरली वैल्यूड लगता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है अगर फाइन प्रिंट में और कोई सरप्राइज नहीं होता जो इस निगेटिव खबर को निगेट कर दे, तो मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक यहाँ से 3 से 4% कल कमजोरी और दिखाए। शुक्रिया शरद, हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए इन तमाम शेयरों पर। इसी के साथ स्टॉक टॉक में इतना ही। नमस्कार।